कैसे हैं आप लोग? आशा है मस्त और मज़े से फिज़िक्स फोड़ फाड़े कर रहे होंगे आप। फिज़िक्स का हमारा मिशन है कि फ़िज़िक्स को हमें क्या करना है, नस्ते नाबूद कर देना है, ठीक है। और फिज़िक्स को ही नहीं, हमारा टारगेट कुछ और भी है। हमें नीट को बिल्कुल फोड़ फाड़ के आना है। जिस दिन 2 मई को आई थिंक पेपर, तो 2 मई 2021 ये डेट हमारे दिमाग से नहीं जानी चाहिए। और जो 22 की तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि फ़िज़िक्स तो फ़िज़िक्स है। एक्चुअली चीज़ें तो सिंपल ही होती हैं, बस उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम है डी डे पे ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है किसी भी चीज़ की। हमने ये दिक्कत नहीं है कि मैंने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स को कितनी बार पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है, ये बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। और जहाँ पे इस टाइम पे कट ऑफ जा रही हैं मतलब 720 सॉरी जो मार्क्स जा रहे हैं वो 720 में से 720, वो भी एक बच्चे के नहीं, दो बच्चों के आए हैं, ठीक है। दो बच्चों के 720 में 720 आए हैं। तो यहाँ पे यार सिर्फ नॉलेज नहीं, मतलब हम उस नॉलेज को कितनी मतलब अच्छी तरीके से उसको हम बरकरार बनाए हुए हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए, अभी मैंने आपको इंड्यूस्ड और इंड्यूसिंग के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट अर्थिंग, ठीक है। अर्थ नहीं कर रहे इस बार हम। तो मैं लेता हूँ कि भाई ए के पास हमारा मान लीजिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है, सेम हियर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को टच में लिया हूँ आपस में, तो क्या होगा कि मैं सबसे पहले चलिए ये ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव 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 और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अगर मैं बनाऊँ, सो दिस इज द जोन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे चार्जेस आपस में एक दूसरे को इसकी वैल्यू को ख़त्म कर देंगे, और मेरे पास जो फाइनल चीज़ आई निकल के, वो आई मेरे पास कि इस वाले ए वाले स्फेयर में हमारे पास जो ए है और ए बी है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज विदाउट अर्थिंग, कुछ नहीं था, सिंपल सी चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, डिस्कस कर ली। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ। चलिए, इन जनरल वैसे तो स्कूल्स वगैरह में यहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, कूलम्ब्स लॉ से वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, पर यार हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी थी, तो इसलिए मैंने कुछ और चीज़ें आपको पहले पढ़ा दी। अब मेन चीज़ स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपने मेरी ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट एक्सेस करी होगी, तो वहाँ पे मैंने कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन को कंपेयर करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, तो जाइए और अभी ग्रेविटेशन की, मतलब अभी नहीं, जब आप इसको पूरा देख लें तो एक एक करके धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रेविटेशन की पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें। मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे से पढ़ाया है, और अगर आप सिर्फ उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेते हैं अच्छे से 2-3 बार, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो नीट में आप 3 क्वेश्चन बड़े आराम से कर देंगे, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशन, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे लिए हैं जो नीट से मतलब बाहर हो ही नहीं सकता हो उसमें से कुछ भी, ठीक है। अगर आएगा तो उसमें से ही आएगा। वहाँ पे खैर मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया था, तब भी मैंने ये कूलम्ब्स लॉ, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r², दोनों को कोरिलेट किया। खैर यहाँ पे भी हम एक बार बता देते हैं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 चार्जेस रखे हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए यहाँ पे ये मेरे पास दोनों ही सेम चार्जेस है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर मेरे पास ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही है, ठीक है। तो इस केस में रिपल्शन फोर्स लग रही होगी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। भाई मैं ये मना नहीं करता कि यहाँ पे कुछ मास नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मास होगा। मान लीजिए इसका m1 है, इसका और m2 है, ठीक है। उनकी वजह से डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, इधर भी लग रही होगी अब ग्रेविटेशन,
लेकिन मैंने आपको यही समझाया था कि जो एफ ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है वो होती है gm1m2/r²। देखिए मैं ये चीज़ बार बार इसलिए भी करवा रहा हूँ, आप अब कहेंगे ग्रेविटेशन में पढ़ तो लिया, बात यही तो है सर। जी की वैल्यू आप में से मैं समझता हूँ होगी काफ़ी बच्चों को याद, लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं होगी, तो शायद इस बार हो जाए। तो बस यही मोटिव होता है। तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, जी की। हमने डायमेंशन भी निकाली थी, एक बार दोबारा निकाले थे, क्या बिगाड़ रहा है। तो एफ जी इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m1 m2 क्योंकि डायमेंशन के हिसाब से तो दोनों मास ही है, तो ये जी आ गया। तो जी की डायमेंशन यहाँ से आएगी mlt-2 इंटू एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m-1 l3t-2, ये आ गई जी की डायमेंशन हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए, तो अभी सेम ही तरीके से हम यहाँ पे भी एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी बेसिकली कूलाम फोर्स, तो वो प्रोपोर्शनल होगी इनके मास, सॉरी मास नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। सो वो प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट के, और वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के। सो जो एफ कूलाम आया प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो एफ कूलाम मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या लेते हैं, K। वहाँ पे क्या लेते थे, G लेते थे, यहाँ पे K लेंगे। अब K की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से सॉल्व करके आती है, K की वैल्यू आती है सॉल्व करके कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि होता क्या, ये होता है 1/4πε0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप के पास काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो मैंने K की वैल्यू रखी है 9 इंटू 10⁻⁹, एक तो ये याद तो करनी ही करनी है आपको, बट उससे बड़ी बात आपको ये पता होनी चाहिए वैल्यू लगेगी कहाँ पे और कब। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लगानी है वैन जब हम CGS SI यूनिट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जनरल यूनिट्स जो हमारे पास होती है। ठीक है, जैसे कि फोर्स की न्यूटन हो गई, आर की मीटर हो गई, ठीक है, इस टाइप से। और K की वैल्यू अदरवाइज आपको रखनी है 1। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसको कि K की वैल्यू अदरवाइज हमको क्या रखनी है, 1। कब, जब CGS की बात चल रही हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में जब हम बात कर रहे हो, तो हम K की वैल्यू रखेंगे 1। तो यही जान थी कूलाम्स लॉ में। यहाँ पे गलतियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा, ये चीज़ काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। स्कूलों में तो कई बार इसे स्किप कर दिया जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल में काफ़ी बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये आपको खास तौर पे डॉक्टर बनने के लिए मदद जरूर करेगा फॉर्मूला। ठीक है, K इक्वल टू हमें क्या रखना है, 1 CGS के अंदर। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आप K में देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 द बिलियन टाइम्स हो गया। ठीक है, और उसी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो मतलब 10 की पावर -11, मतलब कितना छोटा है ये वैल्यू। सो एक मेरे पास G है जो मेरे पास ग्रेविटेशन में आ रहा है, और दूसरी तरफ मेरे पास है आपका कूलाम के अंदर हमारे पास आ रहा है K। तो इसका जो ऑर्डर है वो 10 की पावर -11 है, इसका जो ऑर्डर है 10 की पावर 9 है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है इससे। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे जो दो मासेस मेरे पास रखे हैं, एक m1 है
एक M2 है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और ये सेम चार्जेस है, मतलब ये भी पॉजिटिव ले लीजिए फिलहाल आप और ये भी पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे भाई चार्जेस की वजह से F रिपल्शन लग रही होगी, सही बात है। ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, ठीक है, इसलिए FG लिख लेता हूँ इसको मैं, ये ग्रेविटेशन की वजह से। जो नेट फोर्स मेरे पास होगी वो डेफिनेटली F रिपल्शन ही होगी, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी F ग्रेविटेशन से, F अट्रैक्शन से बेसिकली। वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी, इस वजह से हम जब चार्जेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ कूलम्ब फोर्स को, क्योंकि उसको ग्रेविटेशन को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप खुद देख लीजिए वो 10 मतलब जी उसमें जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 10⁻⁻11 which is very small in compare to the value of k which is 9 into 10⁻9, ठीक है। तो कितना फर्क आ गया यहाँ पे, इस वजह से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हमने यहाँ पे डायमेंशन निकाली थी m-1 L3t-2, उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन नोट के डायमेंशन। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम, आप देखिएगा। तो देखिए हमारे पास फोर्स आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मतलब k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब मुझे यहाँ से एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकालनी है। एप्सिलॉन नोट डायमेंशन मुझको चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। देखिए जब मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ सो Q1 Q2 क्या फ़र्क पड़ रहा है तो चार्ज ही, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ Q स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, ठीक है। और 4 पाई चूँकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो एप्सिलॉन नोट भी एक कांस्टेंट वैल्यू, और इस एप्सिलॉन नोट की फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो दे, हालांकि देते हैं, बोर्ड्स में भी देते हैं और नीट में भी देंगे। मान लीजिए नहीं भी दे तो भी आपको ये याद होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। चलिए नहीं है तो करवा देंगे टाइम के साथ। तो ये 4 पाई तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं एप्सिलॉन नोट को क्या लिख देता हूँ कि Q स्क्वायर। अच्छा आपको पता हुआ कि Q जो होता है वो होता है I इंटू टी, ठीक है। तो चार्ज जो करंट की होती है वो होती है एम्पियर इंटू टाइम की होती है टी, ये उसकी डायमेंशन हो गई चार्ज की, ठीक है। ये हम यहाँ प्लेस करेंगे तो चार्ज की जगह a इंटू टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरे पास f की वैल्यू है वो होगी हमारे पास कितनी, यहाँ से मेरे पास जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी mlt-2 और इंटू एल स्क्वायर। यहाँ से हम फोर्स की देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि फोर्स की mlt-2 कैसे आई। सो ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो मास मेरे पास, मास की डायमेंशन l होगी और एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो मेरे पास मास की तो m हो ही गई, वेलोसिटी की मेरे पास जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब L-t-1 बाय टी। तो ये मेरे पास क्या आ गई mlt-2। अब ये हमने आई गई हमारे पास, तो एप्सिलॉन नोट की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m-1, यहाँ से L3 हो गया, L3 जब ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। t यहाँ पे 2 है, ऊपर एक और 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा और m 2 है। सो ये किसकी डायमेंशन आ गई मेरे पास, एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन आ गई। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ध्यान में रखें इसको, ये जस्ट कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको निकालने में। अभी तो हमें टाइम इसलिए लगा, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, जैसे कि मैंने बाकायदा फोर्स की डायमेंशन निकाल के दिखाई आपको, उसके बाद मैंने आपको चीज़ें समझाई, इस वजह से टाइम लगा। अदरवाइज अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इट जस्ट टेक्स फ्यू सेकंड्स टू सॉल्व द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नोट। एंड अगेन मैं आपसे कहूँगा इस पर्टिकुलर जो पेज पे हमने स्लाइड पे डिस्कस किया वहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ बाकायदा इसको
भाई हम ये वाला मार्कर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, इसके अंदर से आपको ये वैल्यू तो याद रहनी ही चाहिए। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी, फिर तीसरी ये इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी, और चौथी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा हमने। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट था, पांचवा पॉइंट ये डिस्कस करा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से छठा, ठीक है। और फिर सेवन्थ पॉइंट हमने ये डिस्कस करा, फिर हमने एट्थ पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कस करा, और नाइन्थ पॉइंट हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन डिस्कस करी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। तो ठीक है, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप अब तक जान गए हो, कि आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे। तो एयर में मेरे पास 2 चार्जेस रखे हुए हैं एट अ सेपरेशन r। अब मैंने आगे क्या करा, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, अभी भी सेपरेशन आ रही है, उनके बीच में मैंने एक स्लैब डाल दी, जिसकी थिकनेस जो है हमें t दे रखी है, और उसके अंदर एक k मटेरियल हमने भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो होगी k q1 q2 बाय r स्क्वायर। मैं इसको और एलैबोरेटली लिखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये तो आसान था। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैंने बीच में k की स्लैब इंसर्ट कर दी तो फॉर्मूला क्या होगा, f डैश का फोर्स जो अब आएगी, रिजल्टेंट फोर्स, वो होगी आपकी k q1 q2 बाय r माइनस टी प्लस टी रूट k का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम डराइव नहीं करेंगे इसको, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो अभी आप मुझे चलिए इसकी एप्लीकेशंस के साथ में और कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैं यहाँ नहीं कर रहा, तो ठीक है। अभी इसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं सीधा और देखते हैं भाई इसकी एप्लीकेशन। एक इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे लिया है इसके बेसिस पे, तो उस इलस्ट्रेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए एयर है, सबसे पहली बात वो कह रहा है एयर में वही Q1 Q2 R सेपरेशन पे रखे हैं। तो मेरे पास Q1 है और मेरे पास Q2 है, दोनों R सेपरेशन पे रखे हैं, तो फोर्स मेरे पास निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास फोर्स आ गई यहाँ से। अब वो वही कहता है कि भाई हमने क्या करा, अभी भी एक Q1 Q2 है, अभी भी R सेपरेशन है, और मैंने इसमें K = 4 डाल दिया, मतलब मैंने एक बीच में स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब मुझको f डैश पूछ रहा है वो, अच्छा इसकी जो थिकनेस है वो हमको दी हुई है, t की वैल्यू क्या है, r/2, और ये हमारा मीडियम में हो गया, ठीक है, मीडियम एरा। तो ये मीडियम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझको f डैश पूछ रहा है यहाँ से कितना आएगा। सो भाई सही बात है, फॉर्मूला लगाना है हमको, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। चलिए लगाते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सो f डैश जो मेरे पास, इधर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए इधर ही रहने दीजिए, चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने फॉर्मूला पढ़ा इसका k q1 q2 बाय r माइनस टी प्लस टी रूट k और इसका होल स्क्वायर। ना आगे हम अगर इसे देखूं मैं, तो मेरे पास जो f डैश की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी k, और k की वैल्यू हमको 4 है गिवन, और q1 q2 विच इज मैं q1 q2 ही रखता हूँ उसको, बाय r की वैल्यू r ही है, t की वैल्यू r/2 है, और प्लस t की वैल्यू मेरे पास r/2 है, और रूट k हो गया मेरे पास √4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। f डैश मेरे पास यहाँ पे आ गया 4 q1 q2 बाय r माइनस r/2 कितना होगा, r/2 प्लस ये r/2 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास r और इसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो f डैश यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा 4 q1 q2 बाय ये हो गया मेरे पास 3r/2 का होल स्क्वायर। सो मेरे पास जो f डैश आया निकल के, 4 ऊपर चला गया तो 16 q1 q2
बाय 9r²। अच्छा, अभी मेरे पास वो लोग 4 ऑप्शन देंगे। चलिए ऑप्शंस को फिलहाल छोड़ते हैं, अभी मैं आपको सिंपल डायरेक्ट बात बोलता हूँ। ये जो मैंने करा है ये 200% गलत है, ठीक है। अब आपको मैं 1 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, सोचिए, बैठिए और पता लगाइए। इसमें मैंने आंसर निकाला है 16Q1Q2/9r², इसमें गलत किया है, ठीक है। सो योर टाइम्स अप, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो हम इसको काट देते हैं, ये बिल्कुल गलत सॉल्यूशन है। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा यहाँ पे इसको मतलब हाईलाइट, क्योंकि क्या है ना, मिस्टेक्स ही हमें डॉक्टर बनने में मदद करेंगी, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और मैं इसके आगे लिख देता हूँ सही सॉल्यूशन नहीं, ये गलत सॉल्यूशन ही हमें क्या बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा। कैसे देखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने गलतियाँ निकाल ली होंगी इसमें, और नहीं तो ये हमसे गलती डेफिनेटली हो सकती है पेपर के अंदर। वहाँ पे हम मतलब माइंड काफ़ी सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस वजह से मैंने गलती यहीं करके दिखा दी, जिससे आप फ्यूचर में इसे कभी गलत ना कर पाएँ। तो भाई यहाँ पे आप एक बात बताइए, ये के और ये के में क्या कुछ फ़र्क है? ये के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन इस के की वैल्यू, ये दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वही है, एक बात है सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना, एक बात है फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़ना। तो एप्लीकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो आप कर लेते हैं। सो KQ1Q2 एज इट इज रहेगा बाय, ये हमारे पास r - r/2 विच इज r/2 प्लस ये हो गया मेरे पास r, ठीक है। ये 3r/2 हो गया, तो 3r/2 का होल स्क्वायर, इससे मेरे पास आ गया 4KQ1Q2/9r², ठीक है। सो मेरे पास जो f'/f हो गया वो हो गया 4/9, मतलब f' मेरे पास आ गया 4/9 टाइम्स f। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाए, इम्पॉर्टेंट ये था कि आप फ्यूचर में गलत क्या कर देंगे। सो दिस केस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले भाई हम इलस्ट्रेशन से पहले एक मतलब ये कॉन्सेप्ट बाद में यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस के इज बेसिकली व्हाट, 9 × 10⁹ वाला के है, और ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखिए अब आप कहेंगे कि भाई मुझको आप कह सकते हैं कि भाई आप ये के क्यों रख रहे हैं, आप इसको कुछ और नाम दे दीजिए, ABC दे दीजिए। पेपर वाले ये नहीं सोचेंगे, ठीक है। पेपर वाले इसको के ही लिख के देंगे आपको, और आप इसको गलत भी करेंगे। बट डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे ये वाली क्लास लेक्चर देखा है तो अब तो गलती की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती है। अब तो सोते वक्त भी आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं सुपर पोजिशन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिज़िक्स के अंदर ये, और अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ यहाँ से हाइलाइटर से। तो फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? गुड। हमें इसको समझना भी नहीं है, हम इसको समझेंगे बट यहाँ से नहीं, सीधा जो मैंने नीचे कुछ ये करके दिखाया है आपको, यहाँ से हम समझेंगे इसको। इसके बाद मैंने एक लाइन लिख दी कि भाई F0 = F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू Fn वेक्टर। तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है, और इलस्ट्रेशन कह लीजिए या इसका एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, इस वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली। ये जो मैंने 2 लाइन लिखी है इनका एक्सप्लेनेशन है ये। तो फोर्स क्वेश्चन मतलब ये क्या कहता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब इस Q2 की वजह से इस Q1 पे कुछ फोर्स F लग रही है, मतलब F फोर्स लग रही है, ठीक है। नाउ इफ अ थर्ड चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है, देन
Q2 Q1 पे कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार डायग्राम बनाता हूँ। क्यों, देखिए ये मेरे पास प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और भाई मेरे पास ये हो गया R। ठीक है, अब वो मुझसे कहता है कि भाई हम क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे उन्होंने कहा है प्लस Q चार्ज रख दिया। अब ये Q2 इस Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्या वो डबल फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है, हाफ फोर्स लगा रहा है, या कुछ भी नहीं। ये सारे ऑप्शन गलत है। सो देखते हैं। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखूं कि Q1 पे नेट फोर्स मुझको बताना है, कैसे बताऊंगा। तो अगर मैं इस प्लस Q1 की बात करूं तो इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा Q2 की वजह से, जिसकी वैल्यू होगी मतलब F, जो हमने पहले पता ही चल गया हमको कि Q2 Q1 पे F फोर्स लगा रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये प्लस Q भी इस पे कुछ लगा रहा होगा, मान लीजिए ये लगा रहा है F डैश या फिर F डबल डैश, कोई फोर्स लगा रहा है F डबल डैश। इसकी वैल्यू सिंपल होगी कि भाई K Q1 Q बाय R बाई 2 हो जाएगा, ये आधा डिस्टेंस है ना, तो R स्क्वायर बाय 4। तो ये वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो भाई ये तो मेरे पास प्लस Q1 पे जो नेट फोर्स है वो आ गई। ठीक है, लेकिन वो मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये Q2 भाई साहब अब Q1 पे कितना लगा रहे हैं, तो अभी भी तो F ही लगा रहे हैं भाई, ये अभी भी तो उतनी डिस्टेंस पे है। इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में क्या आ जाए, अभी भी इस F डैश की वैल्यू क्या होगी F। सो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये F ही होगा। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि भाई फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, यहाँ पे एनी वन चार्ज, यहाँ पे मान लो ये एनी वन चार्ज है, ड्यू टू अदर, ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज नियर बाय। मतलब बीच में आ जाए, कहीं और पे आ जाए, कहीं भी कोई भी चार्ज आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी जो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है बीच में Q आने के बाद भी, वो भी सेम ही रहेगा। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब एक और प्लस Q लिया हूँ, या प्लस Q डैश कुछ और लिया हूँ चार्ज, तो भी कितना रहेगा, अभी भी F ही रहेगा। मैंने एक और इलस्ट्रेशन लिया इसी के बेसिस पे, वो हम डिस्कस और करेंगे अभी। तो भाई यहाँ पे भी सेम ही है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसको। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, क्या है कि मेरे पास अब मेटल स्लैब रख दी मैंने। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, आंसर तो आपने देख लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी नहीं देख पाए हम लोग, तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन का आंसर जानना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अभी क्या है इसमें बात, वो हम देखते हैं। वैसे क्वेश्चन सेम ही है, क्या है कि मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और ये r डिस्टेंस पे इनिशियल एयर में रखे हुए थे ये। ठीक है, अभी मैंने इनके बीच में मेटल प्लेट डाल दी, और भाई अभी मुझसे ये पूछ रहा है कि Q1 पे Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, अभी F डैश कितना होगा। सो भाई F डैश अभी भी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा, ये मेरा कहना है। अब मैं जस्ट प्रूफ करने दीजिए। भाई ये बात तो ऑब्वियस है, अभी मैंने आपको समझा भी दिया था, बट आप अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ और एक्सप्लेन करी थी, तो वही चीज़ इसको एक इम्पॉर्टेंट रूप दे देती है। कि हमने पढ़ा था कि फोर्स की वैल्यू हो जाती है K Q1 Q2 बाय R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। अब भैया ये चीज़ आ गई यहाँ पे, तो ये फोर्स क्यों नहीं आई यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी भी बात वही है कि ये Q2 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है,
ये फॉर्मूला अपनी जगह करेक्ट है, बट ये Q2 इस पे कितना लगा रहा है। तो मैंने आपको अभी सुपर पोजीशन प्रिंसिपल बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में आप कुछ भी डाल दीजिए तो वो उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा अगर सेम सेपरेशन पे आपने रख रखा है। ठीक है, अब एक AIEEE का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे मैं मार्कर कुछ और ले लेता हूँ, चलिए ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो मेरे पास स्फेयर्स रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे, दोनों पे +q चार्ज है। अच्छा, फोर्स F लग रही है, तो मुझे पता ही चल गया कि भाई फोर्स की वैल्यू होगी KQ²/r²। ठीक है, चलिए आगे, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फेयर आइडेंटिकल है, C इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A, पहले वो A के कॉन्टैक्ट में आता है, फिर B के कॉन्टैक्ट में आता है और फाइनली टेकन अवे, देन द नेट फोर्स बिटवीन A एंड B बिकम्स। ठीक है, तो भाई इसको हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है शायद, देखते हैं कॉपीड है या नहीं। ये क्या आ गया, इसको डिलीट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं एक और यहाँ पे स्फेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे रहा। तो एक स्फेयर ये बना लिया मैंने, फिर एक स्फेयर मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इसको और थोड़ा सा इस वाले स्फेयर को मैं इधर ले लेता हूँ, इस वाले स्फेयर को उठा के इधर ले लेते हैं, और मैं एक और स्फेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। अरे यार, तो मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा इधर रख दिया। ठीक है, मेरे पास 3 स्फेयर्स हैं। अभी क्या कह रहा है वो मुझको, ये स्फेयर A है अभी भी, ये स्फेयर B है, और ये C कोई अनचार्ज स्फेयर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है अभी। तो भाई मुझको पता है इस पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, तीनों स्फेयर्स आइडेंटिकल है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इन्होंने कहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि ये इसके कांटेक्ट में आया। अभी इतने बड़े स्फेयर्स नहीं बनाने की जरूरत, तो ये A और C कांटेक्ट में आ गए। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है कि जब दो स्फेयर्स कांटेक्ट में आएंगे, दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, तो उनके बीच जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा तब तक होगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, या फिर मैं कहूँ तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा जब तक उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तो भाई यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका तो पोटेंशियल ही नहीं है, तो डेफिनेटली चार्ज ट्रांसफ़र तो होगा A से C पे। तो कितना होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद जो नेट चार्ज आ जाएगा A पे, वो आ जाएगा Q1 + Q2 बाय Q2/2। ये मैं Q1 इसका फाइनल चार्ज बता रहा हूँ। फाइनल सिचुएशन में मान लीजिए इसका Q1 चार्ज हो गया होगा और इस पर Q2 चार्ज आ गया होगा। नहीं, क्या कर रहे हैं, अभी ये नहीं लेते, ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो चलिए, और C वाले पे भी सेम ही चार्ज आ जाएगा भाई, Q1 + Q2/2। अभी मेरे पास Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, 0 है। सो Q1 इज Q + 0/2, ऐसे Q + 0/2, मतलब दोनों पे हाफ ऑफ चार्ज आ गया होगा। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, A अलग हो गया, C अलग हो गया, B यहाँ पे है। B पे अभी भी Q ही चार्ज है, B से अनटच्ड है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। A पे जो चार्ज आ गया वो Q/2, C पे जो चार्ज आ गया वो Q/2। अभी वो कहता है क्वेश्चन के हिसाब से, अब ये C जो है अभी भी नहीं माना, अब B के पास पहुंच गया कि भैया कुछ करो। B क्या कर सकता है, भाई साहब के पोटेंशियल की कमी है, B कहेगा बढ़ाओ पोटेंशियल, दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो ये C है ये B है। भाई अभी भी Q2, तो ये है Q2 + Q3/2 कर लो, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा उसका आधा आधा दोनों पे आ जाएगा। टोटल चार्ज इस टाइम Q + Q/2 है, सो ये हो जाएगा 3Q/2, और इसका आधा इस पे आधा इस पे,
तो 3q/4 मतलब ये जब अलग अलग होंगे C और B, तो इस पे 3q/4 आ गया और इस पे भी 3q/4 आ गया, ठीक है। तो वो मुझसे कहता है कि अब A और B के बीच में क्या फोर्स लग रही होगी। तो भाई A ये है, B ये है, A के पास q/2 चार्ज है, B के पास 3q/4 चार्ज है, और ये अभी भी r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच में वो फोर्स पूछ रहा है, तो जो फोर्स निकलनी चाहिए वो मेरे पास जो फोर्स आएगी निकल के, क्या हो रहा है, हाँ, तो जो फोर्स निकल के आएगी वो आएगी k, q1 इज q/2, q2 इज 3q/4 बाय r²। तो मेरे पास जो फोर्स आ गई निकल के F' वो होगी 3kq² बाय 8r²। और मेरे पास जो F था वो था मेरे पास kq² बाय r²। तो मेरे पास जो F' बाय F आया वो 3/8 आ गया, मतलब मेरे पास F' आ गया 3/8 टाइम्स F, ठीक है। सो ये मेरे पास F' आ गया, F' की वैल्यू आ गई 3/8 टाइम्स F। आई थिंक मुझ पर आंसर चल गया मुझको, तो हाँ इस टाइप का एक आंसर है तो सही। तो मुझे आंसर पता चल गया इसका 3F/8। सो चलिए यार, आई होप कि आपको ये AI-EEE का क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन ने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे आपके चार्ज ट्रांसफ़र को लेके। यहाँ हमने पोटेंशियल को भी थोड़ा सा डिस्कस करा, तो आई होप कि आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, और मैं आगे क्या इसमें आपके लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें और इसमें नहीं कर सकता हूँ, वो सब आप मुझे बताइए। उसी के साथ थैंक यू वेरी मच यार बने रहने के लिए यहाँ पे, और